सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फिजा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। आज के प्रोग्राम में एक बार तारीख को दोहरा लेते हैं और मेरे ख्याल से ज़रूरी हो गया, क्योंकि हर बार फितना नए अंदाज से उठने की कोशिश करता है और उसका जवाब देना बाहैसियत एक पाकिस्तानी मुझ पर फ़र्ज़ है। पाकिस्तान का क़याम कैसे हुआ था ज़रा याद करें, बल्कि मुख्तसरन सुन लीजिए। मुसलमान भारत में ख़ुद को गैर महफूज समझते जा रहे थे। उनको ना तालीम मुयस्सर थी, ना रोज़गार, ना दीगर हुकूक। ग़ुलामी के ज़ंदान में कैद थे मुसलमान, ज़हनी तौर पर शिकस्त खुर्दा भी थे। अगर पाकिस्तान का क़याम अमल में ना आता तो सोचिए आज हम सब का वही हाल होता जो भारत में बसते मुसलमानों का और उनके बाद दीगर अक़लियतों का हो रहा है और होता चला आ रहा है। पाकिस्तान का क़याम हुआ था भारत के टुकड़ों से। भारत दो लख्त हुआ और पाकिस्तान बन गया। पाकिस्तान के क़याम के बाद भारत ने 1965 में पाकिस्तान पर कब्जा करने की कोशिश की, इस ख्याल से कि पाकिस्तान हर लिहाज से भारत से छोटा है या भारत से कमज़ोर है, ज़्यादा देर नहीं टिक सकेगा। लेकिन वक्त ने साबित किया कि पाकिस्तान आज भी अपनी जगह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम। वो मुल्क जिसके टुकड़े करके हमने ये वतन हासिल किया था, ये पाकिस्तान हासिल किया था, क्या वो सुकून से बैठ सकता था? ज़रा सोचिए, 1% भी चांस हो कि सुकून से बैठ सके? हरगिज़ नहीं। और आज भी नहीं बैठा सुकून से। भारत कल भी यही चाहता था कि जैसे उसके टुकड़े करके पाकिस्तान बनाया गया, उसी तरह पाकिस्तान के भी टुकड़े किए जाए। देखिए ज़रा, ये वो अरमान है जो भारत के दिल में क़याम पाकिस्तान के बाद जागा था और वक्त के साथ साथ मजीद जोर पकड़ता गया। बांग्लादेश भी इसी की एक कड़ी थी, जिसमें गलतियां बहरहाल दोनों अतराफ से थी, क्योंकि यहाँ से भी नारा लगा दिया गया था कि इधर हम और उधर तुम, यानी हम इधर और तुम उधर। अच्छा नाज़रीन, साजिशें तब भी कामयाब होती हैं, सिर्फ तब ही कामयाब होती हैं, यकीन जानिए, जब आप कहीं ना कहीं कमज़ोर हों। भारत अपनी एक साजिश में कामयाब होने के बाद शायद ये समझने लगा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी मज़ीद साजिशें भी उसी तरह कामयाब हो जाएंगी, इसलिए फिर वो पीछे नहीं हटा बल्कि आगे बढ़ता गया, साजिशों के जाल बिछाता चला गया। हाँ, हर बार आप कह सकते हैं कि नया तरीका या अंदाज़ बदलते गए, साजिशें वही थी। जब पाकिस्तान और भारत एटमी ताकत बन गए तो भारत समेत दुनिया ये समझ गई थी कि अब जंग की गुंजाइश नहीं है। अब अगर जंग होगी तो मतलब क्या होगा कि दो मुल्कों में नहीं होगी, बल्कि दुनिया लपेट में आ जाएगी इस जंग के। लेकिन जंग तो बहरहाल करनी थी, इसलिए तरीका कार बदल लिया गया और शुरू हुई हाइब्रिड वॉर। मकसद पाकिस्तान के टुकड़े करना ही था, लेकिन अब की बार साजिश की शक्ल हालात के मुताबिक तब्दील कर दी गई थी। किस तरह, ज़रा देखिए, आपको समझ आएगी। जंग अब लड़ी जानी थी इस तरह, अंदरूनी तौर पर मुल्क को कमज़ोर करके, अवाम के जहन में अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ नफ़रतें भर के, रियासत के ख़िलाफ़ बगावत के ज़रिए कौम को लसानी या मजहबी तौर पर तकसीम करके। अच्छा याद रखिए नाजरीन, हाइब्रिड वॉर में ना हथियारों का इस्तेमाल होता है, ना लश्कर कुशी की जाती है, बल्कि अंदर मौजूद लोगों को ख़रीदा जाता है। अंदर के लोगों को ख़रीदा जाता है, उनका रेट लगाया जाता है और उनको भारी पैसा दिया जाता है। उनको आमादा किया जाता है कि वो अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ जहर उगलें, कभी मज़हब के नाम पर, कभी कौमियत के नाम पर, कभी ज़बान के नाम पर। और फिर ऐसा हुआ, कभी मेहरान मरी की शक्ल में, कभी बरहमदाग बुकटी की शक्ल में और कभी इस शक्ल में। ज़रा देखिए। अच्छा, मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क दिखा दें, कोई एक ऐसा मुल्क जिसमें हर शख्स का ताल्लुक़ एक कौम, एक नस्ल, एक ज़बान से हो, जिस मुल्क में कह लें कि किसी दूसरी कौमियत के फ़र्द के लिए जगह ना हो। ऐसा मुल्क यकीनी तौर पे इंतहा पसंद मुल्क कहलाता है। कुछ आया जहन में किसी मुल्क का नाम? भारत को देखें, उसका निशान हिंदुत्वा बनता जा रहा है, उसकी पहचान हिंदू मज़हब बनती जा रही है, जिसकी ज़बान हिंदी है, जिसका वज़ीर आज़म एक इंतहा पसंद हिंदू है, जिसका आर्मी स्टाफ हिंदू है, जिसमें रहने वाले हर मुसलमान को हिंदू बनाने की बाकायदा कोशिश की जाती है। जबरन जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। मुसलमानों के मजहबी त्यौहार पर पाबंदी, जुमे की नमाज पर पाबंदी,
गाय का गोश्त खाने पर पाबंदी, ये तो मकसद ही इंतहा पसंदाना है, कोई दो राय नहीं होगी ना, राइट? कि मतलब मकसद में ही इंतहा पसंदी कूट कूट के भरी हुई है जो अमल में नजर आती है। ये वो साजिश है जो पाकिस्तान के अंदर लोग खरीद कर पाकिस्तान के खिलाफ की जाती है। ये वो मनसूबाबंदी कह लें जो कभी भारत ने मशरकी पाकिस्तान छीनने के लिए की, तो कभी बलूचिस्तान अलहदा करने के लिए। और ये मनसूबाबंदी पहले से, यकीन जानिए, मैं यकीन से कह रही हूँ, पहले से तयशुदा थी। ये देखिए, कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जब भारत पहले से एक साजिश तैयार कर रहा था, इस साजिश में अगर दूसरे ममालिक को भी अपना फ़ायदा नज़र आया तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसमें अपना हिस्सा डालना मुनासिब समझा। पाकिस्तान में फूट डलवाने से भारत अपने मकसद में कामयाब हो जाता तो अमेरिका के रास्ते से ज़रा सोचिए, चीन हट जाता, क्योंकि अमेरिका को डर चीन से है, और वो डर ये है कि कहीं चीन दुनिया की सुपर पावर ना बन जाए। हर मुल्क का मुफाद होता है, हर मुल्क पहले अपना फ़ायदा देखता है। भारत की साजिश से बराह रास्त नुकसान पाकिस्तान का हो सकता है, तो इनडायरेक्ट नुकसान क्या चीन का नहीं होगा? होगा, क्योंकि पाकिस्तान और चीन मिलकर दुनिया में अपनी इक्तिसादी हैसियत को मज़ीद मजबूत करना चाहते हैं, जिसके लिए सीपैक शुरू किया गया। अच्छा नाज़रीन, हर तहरीक की बुनियाद कह लें और कोई ना कोई मकसद होता है, कोई ना कोई मकसद होता है। और जब कोई भी तहरीक अपने मकसद है तो सोचिए क्या वो तहरीक रहेगी? बिल्कुल भी नहीं। पीटीएम का क़याम या मकसद क्या था? याद करें ज़रा, चले मैं याद करवाती हूँ। नकीबुल्लाह की लाश, नकीबुल्लाह की लाश पर पीटीएम का क़याम अमल में आया था। मकसद क्या था? इंसाफ दिलवाना। तो पीटीएम का जो मकसद है, नकीबुल्लाह के लिए इंसाफ का हुसूल था, लेकिन वो पीटीएम आज क्या अपने मकसद पर या अपने उसूल पर कायम है? आज एक अलग रियासत का मुतालबा कर रही है। वही पीटीएम फौजी चौकियों पर हमला कर रही है, वही पीटीएम आर्मी मुखालिफ नारे लगवा रही है, और वही पीटीएम अलग मुल्क का मुतालबा कर रही है। यहाँ पे नकीबुल्लाह महसूद कहाँ गया? इंसाफ का जो एक मकसद था जो लेकर आए थे, वो कहाँ गया? ये ज़रा क्लिप देखिए। दुनिया का वो कौन सा जमहूरी मुल्क है या वो कौन सी जमहूरी रियासत है जहाँ एहतजाज के नाम पर, जमहूरियत के नाम पर या आज़ादी इजहार के नाम पर, हुकूक हासिल करने के नाम पर ये जो हो रहा था, इसको अगर मैं तमाशा कहूँ तो आप लोग अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे कि मैंने बिल्कुल सही लफ्ज़ का इंतखाब किया। ये तमाशा किया जाता। कोई एक मुल्क बता दें, मुझे किसी एक मुल्क का नाम बता दें। चले मुझे दुनिया का कोई एक ऐसा मुल्क बता दें जिसमें मसाइल ना हो, जहाँ सब कुछ आइडियल हो, जहाँ किसी के साथ ज्यादती या नाइंसाफ़ी ना होती हो, कोई ऐसा मुल्क, या जहाँ किसी की हक तलफ़ी ना की जाती हो। दुनिया का कोई भी मुआशरा 100% अच्छा नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी मुआशरा जराइम से पाक नहीं है। दुनिया का कोई भी मुआशरा ऐसा नहीं जहाँ सब अच्छा हो या सब परफेक्ट हो, सब आइडियल हो। अच्छा, बहुत बड़ा मुल्क है जी, सुपर पावर अमेरिका। क्या अमेरिका में एहतजाज नहीं होते? क्या अमेरिका में तमाम शहरी अपनी हुकूमत से खुश हैं? क्या चीन में तमाम चीनी अपनी हुकूमत से या हुकूमत के हर फैसले से या वो भी जहाँ पे जो वहाँ चल रहा है हर चीज़ से खुश है, मुतमईन है, सेटिस्फाइड है? क्या सऊदी अरब के शहरियों को अपनी हुकूमत या रियासत से कोई शिकायत नहीं? चले भारत को ले लेते हैं। भारत में आज क्या नहीं हो रहा? 20 करोड़ भारतीय मुसलमानों की शनाख्त खतरे में पड़ गई। इससे बढ़कर क्या हो? लेकिन इसके बावजूद कोई रियासत अपने अंदर रियासत बनाने की इजाज़त नहीं देती। दोबारा मैं अपना सवाल दोहराऊंगी, क्या मसाइल हर जगह नहीं होते? या मसाइल कहाँ नहीं होते, लेकिन क्या मसाइल का हल ये तमाशा होता है? ये पीटीएम नामी गिरोह क्या कहता है कि पाकिस्तान में, अब ज़रा गौर से सुनिएगा नाज़रीन, फैक्ट बेस्ड बात करते हैं हम हमेशा, दलील के साथ, आर्गूमेंट के साथ। ये पीटीएम नामी गिरोह कहता है कि पाकिस्तान में पश्तूनों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। इसकी हकीकत भी देख लेते हैं। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म कौन है? इमरान खान। शहरियार खान अफरीदी कौन है? एक विफाकी वज़ीर। मुराद सईद कौन है? विफाकी वज़ीर। महमूद खान कौन है? केपी का वज़ीर आला। परवेज़ खटक कौन है? मुल्क का वज़ीर दिफा। नूरुल हक कादरी, ये कौन है? वज़ीर मजहबी अमूर। शौकत यूसुफ ज़ई कौन है? केपी के वज़ीर इत्तलात। ज़रताज गुल कौन है? विफाकी वज़ीर। ये सब के सब मेरे ख्याल से पश्तून हैं, पठान हैं या पख्तून हैं। और क्या चाहिए भाई?
ये पश्तून नहीं है, ये पठान नहीं है, क्या ये पख्तून नहीं है? क्लियर है सब? मुल्क का वजीर आजम समेत तकरीबन आधी काबीना पश्तून है। केपीके में तकरीबन तमाम वजारतें पश्तूनों के पास हैं। इसके बावजूद पीटीएम कह रही है कि मुल्क में पश्तूनों को हुकूक नहीं दिए जा रहे। अब आर्गूमेंट पे बात करें ना, कहाँ हुकूक नहीं दिए जा रहे? काबीना तक तो पहुंच गए सारे। क्यों? हैरानगी की बात नहीं है कि जो तंजीम बनी एक लाश के ऊपर थी, वो आज पूरा मुल्क तोड़ने की बात करी। क्या इसमें आपको हैरानी नहीं होगी? बहुत हैरानी की बात होगी ना। वो आज रियासत को धमकियां दे रहे हैं सरेआम। इस तंजीम के लोगों के पास मेरा एक सवाल है, अब इस सवाल का जवाब कोई दे दे। मैंने तो आपके सवाल का जवाब दे दिया। आप कहते हैं जी उनको हुकूक नहीं दिए जा रहे। मैंने आपको काबीना के बड़े बड़े लोगों के नाम बता दिए। इस तंजीम के लोगों के पास इतना पैसा कहाँ से आया, ये कौन बताना पसंद करेगा? इतना पैसा कि ये लोग जब चाहें अमेरिका चले जाएं डायरेक्ट। इस तंजीम के लोगों की अहमियत पाकिस्तान से ज़्यादा अफ़गानिस्तान में क्यों है? ये मेरा दूसरा सवाल है, इसका जवाब कोई दे सके। इस तंजीम के मकासद और मुतालिबात की हिमायत वही अफराद क्यों कर रहे हैं जो पाकिस्तान मुखालिफ नज़रिया रखते हैं या पाकिस्तान मुखालिफत में सबसे आगे दिखाई देते हैं? इसलिए कि ये तंजीम मुल्क जोड़ने नहीं, हुकूक दिलाने नहीं, बल्कि मुल्क तोड़ने के लिए बनाई गई साजिश के तहत। इसका मकसद जो भी था, अब सिर्फ रियासत के ख़िलाफ़, मैं यकीन से कहती हूँ, बगावत है। बगावत, क्लियर बगावत। मंजूर पश्तीन को क्यों गिरफ्तार किया गया आप बताइए? क्योंकि वो कहता है कि मैं 1973 के आइन को ही नहीं मानता। वो कहता है कि आइन सिर्फ एक कौमियत के तबके को हर तरह की आसाइश और आसानी देता है। वो कहता है कि पाकिस्तान को अगर कल टूटना है तो वो आज ही टूट जाए। वो कहता है कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए जिसका नाम हम रखेंगे पश्तूनिस्तान। ये है वो साजिश जो कभी बांग्लादेश की शक्ल में दिखाई देती थी और कभी कुलभूषण की शक्ल में और आज मंजूर पश्तीन की शक्ल में। भारत का ये ख्वाब, अगर मैं कह दूं कि रोज़े अव्वल से, तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के टुकड़े किए जाएं, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए भारत ने हर किस्म की साजिश रचाई। और आज जब भारत ये जानता है कि वो पाकिस्तान से बराह रास्त जंग नहीं कर सकता, तो वो मंजूर पश्तीन जैसे ज़मीर के सौदागरों के रेट लगाता है, इनका सहारा लेता है कि बिकोगे अपने मुल्क के खिलाफ, करोगे बगावत अपने मुल्क से, और ये बिक जाते हैं लोग, ज़मीर फरोश लोग, ये अपने ज़मीरों का सौदा करके बिक जाते हैं। ऐसे लोग तो कभी लंदन में बैठे उस काबिल तरस कह दूं शख्स जिसने कौमियत के नाम पर पाकिस्तान को गालियां निकाली थी, जिसका खाया उसे पर गुराया, ऐसे लोगों के रेट लगते हैं। क्या ये तहरीक है नाज़रीन? ये तहरीक नहीं है, ये साजिश है, ये जिद्दोजहद नहीं है, बल्कि ये इनकी वो खारिश है जिसका इलाज बहुत ज़रूरी है। देर ना की जाए इस इलाज में, जल्द करें। और इस वक्त पीटीएम के सरबराह की खारिश की वजह फरवरी में होने वाला FATF का इजलास, जिसमें उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा और पाकिस्तान को FATF की ग्रे लिस्ट में रखने के लिए एक बार फिर मंजूर पश्तीन के मोहरे हिलाए गए और उसने एहतजाज के नाम पर इंतशार बर्पा करने की कोशिश की। और क्या हुआ जी? गिरफ्तार हो गया। जिसका दुख सबसे ज्यादा हुआ तो अफगानिस्तान में मौजूद उस अशरफ गनी को, जिससे अपनी कौम तो संभलती नहीं, जिसने अपनी कौम के लिए आज तक कुछ किया नहीं, जिसने अपने मुल्क को जंग की आग में झोंक दिया, वो अशरफ गनी जो अफगानिस्तान का सदर, वो पाकिस्तान में मंजूर पश्तीन की गिरफ्तारी पर तशवीश का इजहार कर रहा है। अपने मुल्क को तो संभाल भाई, फिर पाकिस्तान के बारे में सोच। या फिर वो नाम नेहाद लुंडे के लिबरल्स, वो रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिनकी नज़र में जमहूरियत की तारीफ, फ़ौज को गालियाँ निकालना, फ़ौज दुश्मनी है। ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने बहुत कुर्बानियों से हासिल किया है। ये मुल्क हमारे आबा अजदाद ने अपना खून, अपनी औलादें, वालिदैन देकर हासिल किया है। इस मुल्क का क़याम इसलिए नहीं हुआ था कि मंजूर पश्तीन जैसे 2 टके के अफराद आकर इस मुल्क को तोड़ने की बात करें। क्या घर भी कभी टूट कर बनते हैं? मेरा सवाल है आप लोगों से। ये लोग आस्तीन के सांप हैं, ये लोग मीर जाफर मीर सादिक हैं, ये लोग ना अपनी कौम से मुखलिस हैं ना मुल्क से, जो बिक गए भाई। भारत ने खरीद लिया इनको, दुश्मनों ने खरीद लिया ज़मीर फरोशों को, जिन्होंने अपने ज़मीर अपने मुल्क के साथ मोहब्बत को बेच दिया। यानी मुल्क से कोई मोहब्बत नहीं, रेट लगवा इनका बिक जाएंगे। कहाँ मर गए थे ये सब के सब नाम नेहाद पश्तून उस वक्त जब वजीरिस्तान को दहशतगर्दों ने यरगमाल बनाया हुआ था? आज मैं इनसे पूछती हूँ, जब आए रोज़ कितने ही पश्तून मार दिए जाते थे, कहाँ मरे हुए थे तब ये, जब वजीरिस्तान का हर चौक
खूनी चौक बन चुका था, खूनी चौक। जाकर वज़ीरिस्तान में कब्रें खोद कर देखो, कितनी ही कब्रों से तुम लोगों को वर्दियाँ मिलेंगी उन बेटों की जिन्होंने तुम्हारी हिफाजत के लिए मौत को कबूल किया। कितनी बेदर्दी से मारा गया उनको, किसी का सर काट कर फुटबॉल खेला गया। ये मेरे को कहानी नहीं सुना रही, ये सब हुआ। किसी को उल्टी छुरी से काटा गया, किसी के टुकड़े किए गए, तो किसी को गोलियों से छलनी कर दिया गया। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? सिर्फ इसलिए कि वज़ीरिस्तान में अमन कायम हो सके। ये मुल्क हमारे लिए हमारा सब कुछ है। इस मुल्क का आइन सबसे मुकद्दस है। इस मुल्क की फ़ौज हमारे लिए मोहतरम है। मसाइल हर मुल्क में होते हैं, एहतजाज जो है हर रियासत में भी होते हैं, लेकिन मसाइल को बुनियाद बनाकर जो घर तोड़ने की बात करे, जो मुल्क तोड़ने की बात करे, वो ना अपने घर का है ना अपने मुल्क का है। मंजूर पश्तीन जो पश्तूनों से इतना ही अगर संजीदा है जितना अगर मैं कहूँ कि मौलाना फजल रहमान कश्मीर कमेटी से, तो गलत नहीं होगा। भारत का एक ख्वाब जो कभी कुलभूषण पूरा करने की कोशिश करता है, तो कभी मंजूर पश्तीन ये कभी पूरा नहीं हो सकेगा। दो शख्स मोहसिन दावड़ और अली वज़ीर अवाम ने वोट दिए कि अपने हल्के के अवाम का मुस्तकबिल बेहतर बनाएंगे। ये अपने हल्के के मसाइल हल करेंगे, ये तालीम पर बात करेंगे, रोज़गार पर बात करेंगे, कानून पर बात करेंगे, फौरी इंसाफ पर बात करेंगे। लेकिन इन लोगों की ज़बान ही कुछ और है, इन लोगों के मकसद ही कुछ और है, और इनकी तहरीक बहुत पहले ही हाईजैक और इन्होंने अपने ज़मीरों की बोलियाँ लगा दी थी। जब बलोचिस्तान दुश्मन के हाथ ना आया तो ये एक नया फितना बर्पा कर दिया गया। लेकिन जब जब इन जैसे बेज़मीर और एहसान फरामोश अफराद सर उठाएंगे, झूठ बोलेंगे, मजलूमियत का रोना रोकर नफरत की आग भड़काएंगे, तब इसी प्लेटफॉर्म से यही आवाज़ आएगी जो हर पाकिस्तान की आवाज़ है कि ऐसे नहीं चलेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर रहे थे भारतीय साजिशों की। भारत आज भी मुख्तलिफ हथकंडों के ज़रिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है, जिसके लिए उसने बेतहाशा पैसा भी लगाया। अब भारत ये जुआ, सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ, जुआ पीटीएम की शक्ल में खेल रहा है। और इसी भारतीय जुए को मज़ीद बेनकाब करने के लिए आज हम बात कर रहे हैं पूरे प्रोग्राम में। और अब हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान हमारे साथ मौजूद है जो मजीद इसको बेनकाब करेंगे। सदीक, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये पीटीएम नामी जो गिरोह है सदीक, जिसका क़याम नकीबुल्लाह की लाश पर हुआ था कि इंसाफ दिलवाना है, क़याम का मकसद ये भूल गए कि हमने कायम क्यों किया था पीटीएम को। आज ही अलग मुल्क बनाने की बातें कर रहे हैं, पाकिस्तान को तोड़ने की बातें कर रहे हैं, और इनके खिलाफ ठोस कार्रवाई की आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है? और ये वक्त की वाकई का अहम ज़रूरत है। इनको अभी लगाम नहीं दिया जाएगा तो कब फिर? देखें, बात यह है कि DGI-SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो PTM है इसके हवाले से इदारों के पास ठोस शवाहिद आ चुके हैं कि कैसे इनको बैरूनी क़ुव्वतें सपोर्ट कर रही हैं, कैसे ये बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, कैसे पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ ये साजिश कर रहे हैं। देखें, PTM के हवाले से जब इमरान खान साहब अपोजिशन में थे तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि इनके कुछ मुतालबात जायज़ हैं। हमारे इदारे भी ये कहते हैं, हमारी फ़ौज भी ये कहती है कि जो इनके जायज़ मुतालबात हैं वो मानने को तैयार हैं। लेकिन मसला ये है कि ना तो ये अपनी बात को बताने को तैयार हैं, ना अपना एजेंडा बताने को तैयार हैं, ना अपना सोर्स ऑफ फंड्स जो हैं वो बताने को तैयार हैं। मसला ये है कि ये कहते हैं कि आप वहाँ पे उन इलाकों के अंदर चौकियाँ जो हैं जो फ़ौज की हैं वो आप ख़त्म कर दें, वहाँ से फ़ौजी जवान हटा दें। इस पर बड़ी अच्छी बात की थी DGI-SPR आसिफ गफूर साहब जब थे। उन्होंने कहा था कि देखें, वो जो एक वहाँ पर चेक पोस्ट है, उस चेक पोस्ट के ऊपर खड़ा हुआ जो फ़ौजी जवान है वो कराची से भी हो सकता है, वो बखर, लिया, मियाँ वाली, पंजाब, कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान, कहीं से भी हो सकता है, KPK से भी हो सकता है। लेकिन वो अगर वहाँ पे खड़ा है तो वो उस इलाके के जो पश्तून हमारे बहन भाई हैं उनकी हिफाजत के लिए खड़ा हुआ है। सबसे पहले उस चेक पोस्ट पे खड़ा हुआ फौजी जवान अपनी जान कुर्बान करता है। जब भी कोई दहशतगर्द आता है तो वो उस इलाके के अवाम के लिए, वो पश्तून बहनों और भाइयों के लिए जान कुर्बान करता है। और हम सब अपने उन पश्तून बहनों और भाइयों के इस हवाले से साथ हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा हमारे उन बहन भाइयों ने सफ़र किया है, सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ उन लोगों ने दी हैं। वो बेघर हुए, उन्होंने अपना कारोबार जो है उसमें नुकसान पाया, उन्होंने अपना घर पर छोड़ा। लेकिन उसके लिए आप देखें कि हमारी हुकूमत ने, हमारे इदारों ने फाटा को मर्ज किया KPK के अंदर। उसके लिए हमारी फ़ौज ने अपने डिफेंस बजट को कट लगाया, वो सारा पैसा उन इलाकों के लिए दिया गया। पाकिस्तान को एहसास है, पाकिस्तान के इदारों को एहसास है। ये भी कहा गया PTM से कि आपकी जो जायज़ मुतालबात हैं वो हम सुनने को तैयार हैं, मानने को तैयार हैं। जो आप कहते हैं लापता अफराद में से बहुत सारे ऐसे हैं जो अफगानिस्तान चले गए हैं, कुछ हैं जो खुदकुश हमलों के अंदर इस दुनिया में नहीं रहे।
तो मसला ये है कि जायज़ मुतालबात बताने को तैयार नहीं है। फिर दूसरी बात ये है, वो ये कहते हैं कि ये इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है। इसमें भी उन्होंने आसिफ गफूर साहब ने बहुत ज़बरदस्त बात की थी। उन्होंने कहा इंसानी हकूक़ की पामाली आपको उस वक्त याद नहीं थी जब हमारे फौजी जवानों के गले काट कर उसके साथ फुटबॉल खेली जा रही थी? आपको उस वक्त नहीं याद जब लोगों के गले काट के और वीडियोस बना के पब्लिश की जा रही थी, वीडियोस वायरल की जा रही थी? उस वक्त पीटीएम कहाँ थी? उस वक्त तो कहीं नहीं थी। अब जब उन इलाकों के अंदर अमन आ गया है, जब वो इलाके आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे तरक्की आने लगी है, वहाँ तालीमी इदारे बनने लगे हैं, वो फोकस है हमारा, पाकिस्तान का फोकस है, उस वक्त इनको हकूक याद आ गए हैं, उस वक्त इनको आज़ादी याद आ गई है। तो मसला ये है, देखें एक बात मैं आपको और बताऊं, पाकिस्तान की फौज हर उस पाकिस्तानी की आवाज़ सुनने को तैयार है, तर्क बात सुनने को भी तैयार है, जिसके बारे में ये क्लियर है कि वो अपने ज़ाती तौर पे बात कर रहे हैं, अपने उसके ज़ाती जज्बात हैं, उसके ज़ाती एहसासात हैं, इदारे उनको अपना पाकिस्तानी समझते हुए, अपनी रियासत का फ़र्ज समझते हुए उसकी बात सुनने को तैयार है, उसके ग्रीवियंसेस जो हैं वो दूर करने को तैयार है। लेकिन एक जो तंजीम है जिसके बारे में शवाहिद आ चुके हैं कि बैरूनी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं, उनको फंडिंग हो रही है, तो कैसे फिर उन लोगों को इतनी ज्यादा फिर छूट दी जा सकती है? जो अच्छा सदीक, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि ये कहते हैं, ये लोग कहते हैं जी मंजूर पश्तीन एक आम सा पश्तून है, ये आम सा पश्तून इतना अमीर कैसे हो गया? ये जब चाहे अमेरिका जाकर पाकिस्तान मुखालिफ अफराद से मुलाकातें करें। अब इस आम से आदमी की गिरफ्तारी पर तकलीफ हो तो अशरफ गनी को डायरेक्ट, इस आम से आदमी की जान पहचान डायरेक्ट NDS से भी हो। बड़ा आम आदमी है भाई। देखें बात यह है, मैंने खुद देखा असम्बली के अंदर कि जो अली वज़ीर साहब हैं मैंने खुद देखा असम्बली में कि वो अपने किसी काम के लिए गए, मुराद सईद साहब के चेयर पे गए, उनके साथ जाकर बैठे, उनसे कुछ डिस्कस कर रहे थे। अब ज़ाहिर है हम प्रेस गैलरी में बैठे होते हैं, अब हमें ये तो नहीं पता क्या डिस्कस कर रहे थे। तो और मुराद सईद ने ये असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कह चुके हैं कि ये हमारे साथ राब्ते में रहते हैं। मैं इनसे कई बार पूछ चुका हूँ, इवन के तहरीक इंसाफ के कुछ MNAs जो हैं मुराद सईद समेत, वो इनके इलाकों में गए हैं। इन्होंने कहा बताएं आपके इलाके के जो मसाइल हैं, जो आपको मैं एक और चीज़ बताऊँ, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब साकिब निसार साहब थे, उन्होंने लापता अफराद के हवाले से एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें DGI को बुलाया था, DGMI को बुलाया था, टॉप जो हेड्स हैं एजेंसीज के उनको बुलाया था। दोबारा उन्होंने कहा था कि आप तेज़ करें, जो लापता अफराद हैं उनको देखें। हमारे जो कमीशन एक बना था लापता अफराद के हवाले से, उन्होंने काम किया था। मसला यह है कौन सी रियासत है जो अपने पुरअमन शहरियों को जो है वो अगवा कर सकती है, लापता कर सकती है? कोई बात करने वाली करें। वो हमारे जवान जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, वो कैसे ये कर सकते हैं कि वो अपने शहरियों को उठा के और उनको लापता कर दें? कैसे आप उनसे एक्सपेक्ट करते हैं? वो इदारा जो अपनी जानें कुर्बान करते हैं, पाकिस्तान का कोई और तबका तो बताएं, कोई और इदारा तो बताएं। जब कोई जवान वर्दी पहनता है, उसी दिन जब अपने घर से जाता है, हर बार इस तरह से जाता है कि शायद उसने घर वापस नहीं आना। कौन सा ऐसा फौजियों का जो कॉलोनीज हैं, जो इलाके हैं, वहाँ से फौजी जवानों की जो है वो लाशें ना उठी हों, उनके जनाजे ना हुए हों, उन्होंने जाने ना कुर्बान की हों? आज भी जब हम बैठे यहाँ पे स्टूडियो में बात कर रहे हैं, आज भी जब हम पाकिस्तानी आराम से घरों में सोते हैं, उस वक्त भी फौजी जवान जो है वो इस ठंड के अंदर उस जो इलाके हैं जहाँ पे मनफी में है टेम्परेचर, उस बर्फानी इलाकों में वो आज भी खड़े हुए इस मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, वो आज भी इस मां धरती की हिफाजत कर रहे हैं। हम उनसे कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अपने शहरियों को लापता करेंगे? जायज़ मुतालबात या हुकूमत भी मानने को तैयार है, इदारे भी मानने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई बताना ही नहीं चाहता, कोई अपने सोर्स ऑफ इनकम ही नहीं बताना चाहता, सोर्स ऑफ फंड ही नहीं बताना चाहता, और हमेशा इल्जाम लगाते हैं अपने इदारों के खिलाफ, ऐसे लोगों को कैसे छूट दी जा सकती है? और अब यानी सदीक हम आम अल्फाज में बात कंक्लूड कर सकते हैं जो आम आवाम को भी समझ आए कि जायज़ मुतालेबात होते तो बताते ना, अगर नहीं बता पा रहे तो मुतालेबात जायज़ हैं ही नहीं, और ना जाने क्या कुछ छुपाना चाहते, जो बताना नहीं चाह रहे वो कि पैसा कहाँ से आ रहा है, यहाँ वहाँ कनेक्शंस कैसे हैं इनके। बिल्कुल दुरुस्त आप कह रही हैं। देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान इसलिए ज़्यादा मोहतात है कि आप ये देखें कि हमने जिस हम दहशतगर्दी की जंग में कूदे थे और गलत तौर पे हम उस दहशतगर्दी की जंग में शामिल हुए थे, जिसके इमरान खान साहब ने अभी अमेरिका जाके वहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे भी जाके कहा, इससे पहले अमेरिका गए वहाँ पे भी कहा, थिंक टैंक्स में भी कहा कि गलत फैसला था उस दहशतगर्दी की जंग में शामिल होना। उस वक्त भी वो कहते थे ये गलत है। हमने 70,000 जानें कुर्बान की हैं, हमने अपने 1000 फौजी जवान इस जंग में अपने जो है वो जवान, कितने खूबसूरत जवान, किसी की शादी होने वाली थी, किसी की शादी हो चुकी थी। आज जरा जितने लोग सुनने वाले हैं जरा मुझे बताएं ना कि आज जरा बाहर हालात खराब हों, हम तो माएँ अपने बेटों को बाहर नहीं निकलने देती कि बाहर हालात खराब हैं, बेटा ना निकलो। बाहर मोहल्ले में लड़ाई हो रही हो तो माएँ अपने बेटों को नहीं निकलने देती। तो सलाम पेश करें उन माओं को जो हमेशा अपने बेटों को उससे भेजती हैं कि अल्लाह तुम्हारा हामी नासिर हो, लेकिन जब भी इस माँ धरती पे कुर्बान होने का वक्त आए तो इस माँ को भूल जाना जो घर बैठी है।
पूछें उन जवानों से जो अपनी छोटी छोटी बेटियों को, छोटे छोटे बेटों को जो भी गोद में होते हैं, अपनी माओं की गोद में होते हैं, और वो अपने छोटे छोटे बच्चों को आखिरी बार मिल के आते हैं कि पता नहीं हम वापस आएंगे नहीं, और हर जवान की एक ख्वाहिश होती है कि वो सबसे पहले जान कुर्बान करे। उस फौज के खिलाफ कैसे हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि कोई एक तंजीम उठे और वो इस बेस पे झूठे इल्जामात लगा के और ऐसे सतही और घटिया इल्जामात लगा के, बिल्कुल भी नहीं, हम तो सुनेंगे भी नहीं, महाजरा बिल्कुल। अब जायज मुतालबात बताएं ना, आप जायज मुतालबात असेंबली में लेके आए, आप जायज मुतालबात अवाम के सामने रखें, लेकिन फौज को गाली ना दें। यही फौज है जो जाने कुर्बान करती है। और बताएं ना, यहाँ पे तो हमारे ब्यूरोक्रेट हों, हमारे और तबकात हों, वो काम करने को तैयार नहीं है, अपने दफ्तरों में बैठ के काम करने को तैयार नहीं है, और ये हमारे जवान जाके और कुर्बानियां देते हैं। यहाँ पे खुदा न खास्ता जल्जला आ जाए, सैलाब आ जाए, सारे इदारे आपके सिविल फेल हो जाते हैं, आपको फौज को बुलाना पड़ता है। हर जगह फौज ही आती है, वहां पे हमारे जवान हैं, अफगानिस्तान के बॉर्डर पे वहाँ हमारे जवान खड़े हैं। अच्छा, मैं हैरान होती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत से लोग, चले पीटीएम को तो साइड पे कर देना, और वो लुंडे के लिबरल्स हैं और बहुत से लोग हैं जो ना जाने क्या क्या एजेंडा चला रहे होते हैं। सदीक, मैं हैरान होती हूँ, कुछ सियासतदान भी, मतलब मखसूस किस्म के कुछ लोग ऐसे हैं जो फौज से बाकायदा हसद करते हैं। आज मैं ओपन अल्फाज में बात कह रही हूँ, खुले अल्फाज में। फौज का कॉम्प्लेक्स है उन्हें। किस बात का कॉम्प्लेक्स है? कि जब फौज वो काम भी करेगी जो काम आपके करने के, अब जारी बात है आपके करने के काम है, लेकिन आपने कुछ किया नहीं। अब फौज की जब मदद आप लेंगे तो फौज तो मना नहीं करेगी ना, फौज तो हमेशा हमारी मदद के लिए तैयार रहेगी। तो फिर बेसिकली कॉम्प्लेक्स फील करते हैं कि काम तो हमने करने थे, कर वो रहे हैं, वो अपना काम भी कर रहे हैं, बॉर्डर्स पे, सरहदों पे हिफाजत भी कर रहे हैं पाकिस्तान की, जंगों में भी वो हर वक्त अवेलेबल होते हैं, और साथ वो काम भी कर रहे हैं जो इनके करे, यानी जलजिला, सैलाब, सारे काम जो है वो फिर फौज से करवा रहे होते हैं। तो बेसिकली अपने गिरेबानों में झांक के खुद से नजरें नहीं मिला सकते, इसलिए ये हसद का इजहार करते हैं फौज जैसे इदारे, जिसको मैं तो सलाम ही पेश करूंगी हमेशा। ब्रेक के बाद मिलते हैं और सदीक जान की एक्सक्लूसिव स्टोरी। सदीक हमारे साथ है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान, और मेरे साथ मौजूद है हमारे खुसूसी नुमाइंदे सदीक जान। सदीक, हमने बात कर ली पीटीएम के हवाले से, ब्रेक से पहले भारत के हवाले से हमने बात की। आपकी एक्सक्लूसिव खबर आज की क्या है, बड़ी खबर जो आप नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहेंगे? अच्छा, इससे पहले कि आप खबर दें, मैं ज़रा नाज़रीन को बता दूं, ये टॉप सीक्रेट है। इससे आज पर्दा हटा दें कि नाज़रीन सदीक जान अक्सर मुझे भी खबर नहीं बताते, तो मेरे लिए भी एक्सक्लूसिव होती है, मेरे लिए भी वो ब्रेकिंग न्यूज़ होती है। तो मैं सदीक से अक्सर पूछती थी, सदीक मुझे भी बताइए, नाज़रीन को बताइए आज की बड़ी खबर क्या है। जी सदीक। जी, आज की बड़ी खबर तो यही है कि जुडिशल एक्टिविज़म के एक नए दौर का आगाज़ जो है वो हो चुका है। आज का दिन बहुत अहम था। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 4 अहम मुकदमात की समाअत की है, और हमें नज़र यह आया है कि शहर इक़्तिदार से लेकर शहर कायद तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक बार फिर जो मामला चल रहे हैं, चाहे वो सिंध हुकूमत के हों, चाहे वो नैब के हों, चाहे वो दीगर हुकूमती वज़रा के हों, इदारों के हों, उसके ऊपर अब सुप्रीम कोर्ट हमें एक्टिव नज़र आएगी, और ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी होगी ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी। आज अगर मैं 4 मुकदमात की बात करूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट तो ज़ाहिर है वही था कि इमरान खान साहब की काबीना के सबसे अहम खिलाड़ी जो हमें हर वक्त टीवी चैनल पर नजर आते हैं, शेख रशीद साहब, उनको सुप्रीम कोर्ट ने तलब कर रखा था। लेकिन ये मैं एक वजाहत ज़रूर कर दूं कि आज जो ऑडिट रिपोर्ट जिसके ऊपर रसगुल्ले खाए गए हैं, जिन्होंने रसगुल्ले खाए हैं वो उन्हीं की हुकूमत के दौर की थी। ये जो ऑडिट रिपोर्ट थी ये नून लीग के दौर हुकूमत की, जो रेलवे डिपार्टमेंट की उस दौर की है, उस दौरान की जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे। ये इस हुकूमत के दौर की नहीं है। लेकिन ये भी है कि ये भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मौजूदा जो काम है, जो ब्यूरोक्रेसी है, जो वजीर साहब हैं, उनको भी उन्होंने कहा है कि वो भी अपना काम करें, बाकी मामलात की बजाय अपनी वजारत पर तवज्जो दें। जिस तरह से हादसा हो रहे हैं, जिस तरह से रेलवे का खसारा हो रहा है, इसके ऊपर तवज्जो दें। दूसरा जो इंपॉर्टेंट मामला था वो था ये जो सिंध के जंगलात, इस पे पहले हम स्टोरी कर चुके हैं अपने प्रोग्राम में। आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने तशवीश का इजहार किया है कि लाखों एकड़ सिंध के जंगलात की ज़मीन तबाह बर्बाद हो गई, और बजाय इसके कि नए दरख्त लगाए जाते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि आप जब भी सिंध के हदूद में दाखिल होते हैं, आप जहाज़ में जा रहे हो, नीचे आप देखें, आपको कहीं कोई जंगल नज़र नहीं आएगा, कहीं कोई दरख्त नज़र नहीं आएगा। सिंध हुकूमत ने करप्शन, लूट मार के लिए, अपने लोगों को नवाजने के लिए जंगलात की ज़मीन को जो है वो उसके ऊपर कब्जे कराए, वो बांटी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अब सख्त अहकाम देती हुई नजर आ रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने आज इंदिया दिया है कि इसके लिए अगर वज़ीर आला सिंध को तलब करना पड़ा तो उनको भी तलब किया जाएगा, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट सिंध की जंगलात की ज़मीनों को बचाएगी। तीसरा जो मामला था वो नैब का आज पोस्टमार्टम किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो केस 30 दिन में डिसाइड होना चाहिए था वो 30 साल में डिसाइड नहीं होता। उन्होंने कहा कि अगर आप एक शख्स को 2 साल जेल में रखते हैं
2 साल बाद आप उसको 2 साल बाद आपका प्रोसिक्यूटर खड़ा होकर कहता है कि इसके खिलाफ कोई चीज़ नहीं है, तो ये बताएं कि अगर उसको आपने गलत गिरफ्तार किया था तो 2 साल जो उसकी ज़िंदगी के आपने जेल में उसको गुजार दी, उसने आपने उसको जेल में रखा जो है वो झूठे इल्ज़ाम में, उस 2 साल का हिसाब कौन देगा? और अगर इल्ज़ाम सच्चे थे और दरमियान में कोई मुकमुका हो गया है या आप साबित नहीं कर सके तो ये आपकी नाअहली और नाकामी है। उन्होंने कहा कि नैब का मकसद था इस मुल्क में करप्शन का खात्मा, मुल्क में बेहतरी लाना। नैब भी उन सारी चीज़ों की राह में रुकावट बन गया है। चौथा जो केस था वो था ये जो सरकारी घर अफसरान को मिलते हैं और वो खुद अपने प्राइवेट घरों में रहते हैं और वो घर रेंट आउट कर देते हैं, कहीं और दे देते हैं। इस पे आज बहुत बरहमी का इजहार किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने। उन्होंने कहा ऐसे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, ऐसे अफसरान के खिलाफ FIRs करवाएं, ऐसे लोगों को नौकरियों से निकालें जो इस तरह फ्रॉड कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं कि उनको सरकारी घर दिया गया रहने के लिए, उन्होंने खुद रहने के बजाय उसको रेंट आउट कर दिया है। अगर खुद नहीं रहना तो खाली कर दें, किसी और छोटे मुलाजिम को, किसी और सरकारी मुलाजिम को मिल जाए। आप डबल जो है वो कर रहे हैं। आपने एक अपना घर भी बना लिया, उसमें शिफ्ट हो गए, और जो आपको सरकारी दिया गया था कि आपके पास घर अपना नहीं है तो इसलिए दिया गया था, वो आपने आगे रेंट आउट कर दिया है। तो ये मामला थे। लेकिन ओवरऑल जो मूड हमें सुप्रीम कोर्ट का नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट अब मुल्क भर में ब्यूरोक्रेसी, हुक्मरानों, सियासतदानों और इस तरह के नैब, इनके जहाँ जहाँ फ्लॉज होंगे सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है वो एक्टिवली नजर भी रखेगी। और अब आपको बहुत सारे लोगों की पेशियों की भी नजर आएंगी, सवाल गर्दिश कर रहे हैं इससे करेगा। रिलेटेड। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे हैं क्या एक बार फिर जजेस पर तनकीद की जाएगी जिस तरह नवाज शरीफ के दौर में की गई थी? देखें, अगर तहरीक इंसाफ ये करेगी तो गलत करेगी। उसकी वजह यह है कि इन करना ये चाहिए कि जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट निशानदेही कर रही है उसको, उन चीज़ों को ठीक करें, उन चीज़ों को ठीक करें। अगर उन चीज़ों को ये ठीक करेंगे तो उससे इनको फ़ायदा होगा, इनके वोट बैंक बढ़ेगा, इनसे लोग खुश होंगे। सुप्रीम कोर्ट तो निशानदेही कर सकती है ना। दूसरा मैं आपको बताऊं, ये हुकूमत के लिए बहुत, मैं इसको अच्छा समझता हूं इसलिए कि अब शेख रशीद साहब ये ब्यूरोक्रेट्स को कह सकते हैं कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट के सामने मामलात जो डिलीवर नहीं करेगा उसको हम हटाएंगे, उसके हर ब्यूरोक्रेट को काम करना पड़ेगा। और जो ब्यूरोक्रेट अच्छा काम कर रहे हैं और उनको हुकूमत की जानिब से अगर किसी वजीर की जानिब से दबाव है तो उसके साथ भी सुप्रीम कोर्ट खड़ी होगी कि आप अच्छा काम करें, सुप्रीम कोर्ट आपके साथ है। तीसरा जो नैब का मामला है, ये आप देखें ना, अब सिंध के जंगलात को अगर बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है तो क्या ये सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है? क्या सुप्रीम कोर्ट अगर नैब को ये कह रही है कि जो आपका आइन कानून के अंदर जो आपको टाइम पीरियड दिया गया है उसके अंदर आप केस मंतकी निजाम को पहुंचाएं तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है? अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि आवाम के टैक्स के पैसों से रेलवे को अगर 32-40 अरब रुपए खसारा जो है वो आवाम के टैक्स के पैसों से पूरा किया जा रहा है, लेकिन इस खसारे को दूर करें, को बिजनेस प्लान लाएं, इसको आगे बढ़ाएं, तो क्या सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है? कि क्या सुप्रीम कोर्ट अगर ये कह रही है कि ब्यूरोक्रेट्स जो 2 नंबरी कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, उनको निकालें, उनके ऊपर FIRs करें, उनको सजाएं दें, क्या सुप्रीम कोर्ट गलत कर रही है? मेरा ये ख्याल है अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने चलिए ठीक है सदीक जान, बहुत शुक्रिया, वक्त भी खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया आपकी खबर के लिए, आपके एनालिसिस के लिए। फिजाक अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।